नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और दूरदर्शन हिमाचल पर यह खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो हम आपके लिए कार्यक्रम लाए हैं खास तौर पर, इसमें आप जान पाएंगे सीपेट अध्ययन व अवसर। सीपेट है क्या और कैसे ये काम करता है और किस तरीके से स्वरोजगार या फिर रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो ये हेल्पफुल रहता है। इन सभी सवालों के जवाब आप जान पाएंगे आज इस खास पेशकश में। आप सभी ये जानते हैं कि आज की डेट में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो कोशिश में ये रहते हैं कि बेहतर से बेहतर अवसर जो है उन्हें दिया जाए। और अगर मैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग की मैं बात करती हूँ तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन प्रोफेशनल्स की डिमांड होने के बावजूद प्रोफेशनल्स वहाँ नहीं हैं। खैर, ऐसा क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे। मैं फ़िलहाल आपका तारुफ करवाना चाहती हूँ हमारे ख़ास मेहमान से जो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये हैं डायरेक्टर एंड हेड सीपेट बद्दी डॉक्टर यूपी सिंह जी। आपका यहाँ पर स्वागत हम करते हैं। नमस्कार, हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम जी। तो वैसे देखा जाए तो सीपेट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस नाम से ये जाना जाता है। सीपेट किस तरीके से प्लास्टिक इंजीनियर्स को बनाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग क्या है? प्लास्टिक इंजीनियरिंग, जैसे कि हमारा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और पेट्रोकेमिकल का ही बाई प्रोडक्ट है प्लास्टिक्स जी। और प्लास्टिक्स जो भी एनवायरनमेंट में जो भी प्लास्टिक्स हमारे को आज की डेट में अवेलेबल है, ये सारा पेट्रोलियम से ही बनता है। इससे हम अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारे हाउस होल्ड्स में यूज़ होती हैं, जो हमारी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, जो हमारी पैकेजिंग में यूज़ होती हैं। और इनको बनाने के लिए जो इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, वो जो टेक्निकल मैन पावर डेवलप होती है, उसको ही प्लास्टिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बहुत खूब। वैसे देखा जाए तो आजकल हर तरफ जो है प्लास्टिक को बैन करने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक जो है हमारी लाइफ में काफ़ी हद तक, या मैं कहूँ हमारे घरों में काफ़ी हद तक जो है वो इतना शामिल हो चुका है कि वो बैन नहीं हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ में सवाल जो रहेगा वो ये रहेगा कि एक तरफ प्लास्टिक को बैन करने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग की। क्या इसमें आपको नज़र आता है तार? प्लास्टिक को आज की डेट में ये प्रचार किया जा रहा है कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जो प्लास्टिक्स यूज़ होके मार्केट में चला जाता है और उसको हम यूज़ करके लिटर कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, उसके कारण ही प्लास्टिक को बदनाम किया जा रहा है। अदरवाइज़ जितना भी प्लास्टिक्स है हमारे कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि आप सुबह उठते हैं, ब्रश हाथ में पकड़ते हैं तो वो प्लास्टिक का होता है, स्विच ऑन करते हैं तो वो प्लास्टिक का है। हमारे घरों में जितनी वायरिंग है, जो हमारे यूटेंसिल्स हैं, वो सारे प्लास्टिक्स के हैं। इवन जो हम कपड़े पहनते हैं, जो कंबल लेते हैं, उसमें भी हमारा 80 to 90% प्लास्टिक्स है। तो प्लास्टिक्स को हम बैन कहीं पर भी नहीं कर सकते। हम बैन सिर्फ उन चीज़ों को कर रहे हैं जो कि लिटर हो के इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं, और वो हैं सिर्फ पैकेजिंग में। अदरवाइज़ हमारा प्लास्टिक कहीं भी बैन नहीं है। प्लास्टिक सभी जगह यूज़ हो रहा है और आने वाले टाइम में ये बढ़ता ही जाएगा। इसकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं हो सकती। प्लास्टिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्लास्टिक इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ से मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ। अच्छा, अगर मैं प्लास्टिक इंजीनियरिंग की बात करूँ तो इसमें किस चीज़ पर ख़ास तौर पर फोकस किया जाता है? प्लास्टिक इंजीनियरिंग में जो भी हमारे जितनी भी तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन में, हमारे हाउस होल्ड्स में, हमारे इक्विपमेंट्स में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स बॉडीज़ हैं, ये सभी जगह हमारे को प्लास्टिक की यूज़ होती है। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसके लिए मटेरियल बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए और इसको डेवलप करने के लिए जो मोल्ड की ज़रूरत पड़ती है, वो डेवलप करने वाले लोगों को जब हम बनाते हैं तो उनको प्लास्टिक इंजीनियर्स बोला जाते हैं। अच्छा, तो अगर मैं इसमें आपसे ये सवाल करूं कि आखिरकार इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है अगर किसी ने प्लास्टिक इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके बारे में हमें काइंडली बताएं। मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सीपेट जो है ये ऑल ओवर इंडिया हमारा 39 लोकेशंस पे है
और 22 स्टेट्स में हैं, और हमारे 42 सेंटर्स हैं जिनमें हमारे रिसर्च सेंटर हैं, हमारे बीटेक एमटेक के सेंटर्स हैं और साथ में डिप्लोमा के हैं। सीपेट बद्दी, जिसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ, सीपेट बद्दी में हम 3 तरह के कोर्स रन कर रहे हैं, जिसमें 2 डिप्लोमा है जो कि 10वीं के बाद में करते हैं हम, और एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है जो कि बीएससी के बाद में किया जाता है। और इन दोनों कोर्सेज़ की, तीनों कोर्सेज़ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और हमारे बच्चे जो हैं इमीडिएटली अब्जॉर्व होते हैं इंडस्ट्री में। अच्छा, अभी हम सीपेट पे भी हम आ रहे थे और हम बात कर रहे थे कि आखिरकार कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। अभी सीपेट पर आप आ ही चुके हैं, तो तमाम दर्शकों को थोड़ा डिटेल में आप बताएं कि सीपेट जो है वो क्या है और किस तरीके से कब ये इस्टेब्लिश हुआ, किस मेन मोटिव के साथ। सीपेट जो है 1968 में यूएनडीपी के सहयोग से चेन्नई में इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद हर एक स्टेट की डिमांड के साथ में, हर एक स्टेट की कोलैबोरेशन के साथ अलग अलग स्टेट्स में सीपेट सेंटर खुले। आज ये 22 स्टेट में खुला हुआ है, किसी स्टेट में 2 से ज़्यादा सेंटर्स भी ओपन है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर हमारा जो सेंटर है ये बद्दी में है, और इस सेंटर में हम अलग अलग तरह के काम भी करते हैं। हम जितने भी कोर्सेज़ रन कर रहे हैं, हमारे कोर्सेज़ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसलिए होती है क्योंकि सीपेट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सीपेट CSTS, जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, इस मोटो पे काम करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट में हम इंडस्ट्री से काम लेते हैं, इंडस्ट्री को जॉब वर्क करके वो मटेरियल सप्लाई कर देते हैं। हम इंडस्ट्री से टेस्टिंग का काम लेते हैं, इंडस्ट्री को टेस्टिंग करके प्लास्टिक मटेरियल्स की देते हैं। हम इंडस्ट्री से मोल्ड का काम लेते हैं और मोल्ड डेवलप करके इंडस्ट्री को देते हैं। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है वो हम इंडस्ट्री के लिए करते हैं, और उसी दौरान जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी ऑलरेडी रनिंग मशीनें होंगी उनके ऊपर ट्रेनिंग लेते हैं, और जो हमारे जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं वो ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरह ही ट्रीट होती है। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका एक्सपोजर रहता है वो ऐसे ही रहता है कि जैसे वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हों। तो फर्दर उनको किसी भी इंडस्ट्री में जाके दोबारा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से इतने ट्रेंड होके जाते हैं कि डायरेक्टली इंडस्ट्री में जाके काम पे लग सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज मैक्सिमम दी जाती है, एक मेन मोटिव के साथ जो है इसे स्टार्ट किया गया यूएनडीपी के द्वारा। कोलकाता में इसका फर्स्ट सेंटर, चेन्नई में इसका फर्स्ट सेंटर आया था। अच्छा, अभी अगर हम बद्दी की बात करते हैं तो बद्दी में ये सेंटर कब से स्टार्ट हुआ है? बद्दी में ये सेंटर 2016 से इस्टेब्लिश्ड है। अच्छा। और 2016 से हमारे इसमें डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं हम रन कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज में, यहाँ तो इसके बारे में बताएं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि 10वीं के बाद हम डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा होता है, और हमारा ऑल ओवर इंडिया का एक टेस्ट होता है जिसकी अभी फॉर्म भरने की, ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 मई है, और जो टेस्ट होगा वो 11 जो है जून को होगा। अच्छा। और इसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन रहती है 10वीं रहती है। 10th जो बच्चा कंप्लीट कर लेता है, और जहाँ कोई अपीयरिंग भी कैंडिडेट है वो डिप्लोमा के लिए एलिजिबल है और वो अपीयर हो सकता है उस टेस्ट में। इसके अलावा जो दूसरा कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, उसके लिए बीएससी अपीयर्ड कैंडिडेट, जहाँ बीएससी कर चुका कैंडिडेट जो है वो अपीयर हो सकता है और उसी टेस्ट के थ्रू हमारे सीपेट में एडमिशन ले सकता है। अच्छा, तो मतलब आपको एंट्रेंस से निकालना होगा, और कोई मिनिमम आपका जो मार्क्स परसेंटेज है वो मैटर नहीं करता है? मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करती हूँ तो उसके बारे में काइंडली थोड़ा बताइए। फीस स्ट्रक्चर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर भी मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता देता हूँ कि 19,300 से लेके 22 से 24,000 रुपये तक की फ़ीस लगती है। वो अलग अलग कोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और हमारे हॉस्टल में जो रहने का खर्चा है 6 महीने का, वो 10,000 रुपया है। और यही हमारी हॉस्टल, हाँ जी, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा ऑप्ट करना चाहता है तो वो ऑप्ट कर सकता है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी कि किन बच्चों को या किन कैंडिडेट्स को प्लास्टिक इंजीनियरिंग में आना चाहिए, मतलब ऐसी क्या क्वालिटीज़ उनमें होनी चाहिए कि उन्हें ये लगे कि भाई ये इंडस्ट्री में हम जा सकते हैं? जिनको जॉब की तलाश है, जो बच्चा हार्ड वर्क करके बहुत ऊपर आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको सीपेट में आना चाहिए। यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होने के कारण आपको ज़्यादा किताबों में दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा। बस आपको
एक जज्बा होना चाहिए कि मैं इंडस्ट्री में जाके काम कर सकता हूँ और मैं लर्न कर सकता हूँ। जिनमें लर्निंग के लिए एहसास हो, जहाँ जो लर्निंग के लिए बने हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को हमारे पास आना चाहिए। अच्छा, अभी बात करते हैं हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की। क्या कोई किसी तरीके के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जो किसी पेट में चल रहे हैं? स्कॉलरशिप जो होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करता, वो तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं। समाज कल्याण विभाग जो रहता है उसमें जो पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है, लेकिन ये अभी तक हिमाचल में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। बाकी स्टेट्स में इनका स्कॉलरशिप का प्रावधान है। अभी हमारे पास सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन विज़िट किए थे, तो हमने उनको भी ये बताया है, उनके संज्ञान में है ये बात, और वो आगे इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और जल्द ही ये भी प्रावधान यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर मैं करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करती हूँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करती हूँ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, तो उसके बारे में काइंडली बताइए। उससे पहले मैं आपको स्कोप बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक्स का क्या स्कोप है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि प्लास्टिक बैन करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन जो है 12 से लेके 13.5 केजी के करीब है। तो पर वर्ल्ड एवरेज जो है 50 केजी अबव है। अगर आप यूएस की बात करेंगे तो 108 केजी के करीब पर कैपिटा कंजम्पशन है जो प्लास्टिक्स की है वहाँ पर। प्लास्टिक जो है अलग अलग जगह पे कंज्यूम होता है, ऑटोमोबाइल में भी होता है, कंस्ट्रक्शन में भी, जैसे यूटेंसिल्स में, मेडिकल एप्लीकेशंस में, सभी जगह हो रहा है। तो एट द मोस्ट जैसे जैसे हम डेवलप होते जाएंगे, हमको भी वहाँ तक ही पहुँचना है। जो वर्ल्ड एवरेज है वहाँ तक तो हमारे को पहुँचना ही है। अगर हम वर्ल्ड एवरेज को भी लेके चलते हैं तो आज से अगर हम गिनते हैं तो हमारे को 4 गुना ज़्यादा जो प्लास्टिक कंजम्पशन होगी। अगर 4 गुना ज़्यादा प्लास्टिक की कंजम्पशन होगी तो इंडस्ट्री भी 4 गुना बढ़ेगी। एट प्रेजेंट जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इतने ही लोग, इससे 4 गुना ज़्यादा लोगों की इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी। आपने यूएस की बात की, अगर मैं अपने देश की बात करती हूँ, हमारे कंट्री की बात करती हूँ, तो यहाँ के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे मैं यहीं का बताया था कि हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो 12 से 13 केजी है, और वर्ल्ड एवरेज जो है वो 50 केजी प्लस है। तो हमारे को वर्ल्ड एवरेज तक भी पहुंचना है तो भी 4 गुना ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 गुना इंडस्ट्री बढ़ेगी। हम ये कहें कि इसमें जो जॉब प्लेसमेंट्स हैं या जो इसमें डिमांड है प्रोफेशनल्स की, वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, डिमांड बहुत है आज की डेट में, प्लास्टिक्स में बहुत डिमांड है। बस हमारे पास बच्चों की बहुत कमी है और हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं वो आगे आएँ और इसमें आके एडमिशन लेंगे तो उनको अच्छा स्कोप मिलेगा। इवन बद्दी में ही हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है कि हम बच्चों वो डिमांड पूरी नहीं कर पाते। अच्छा, प्लास्टिक इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं सर, तो इसमें क्या डिफरेंट फील्ड्स हैं या मैं कहूं क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट डिमांड में रहते हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो है प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है? कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, तो इसलिए प्लास्टिक प्रोसेसिंग आती है। अगर कोई प्रोडक्ट जो है उसको टेस्ट करना है तो उसके लिए प्लास्टिक टेस्टिंग होती है। और उन दोनों प्लास्टिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जहाँ तो हमारे को डाइज बनानी पड़ती है, जहाँ मोल्ड्स बनाने पड़ते हैं, ये हमारे पास जो है वो टूल रूम है उसमें बनते हैं। तो ये 3 फील्ड हैं जहाँ पर बच्चे लर्न करते हैं और इन्हीं 3 फील्ड में मेनली जो बच्चे हैं अब्जॉर्ब होते हैं। ओके, तो फिर अब मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ कि सीपेट के थ्रू प्लेसमेंट्स का क्या रेशियो रहता है? सीपेट में प्लेसमेंट कैसा है कि हम तो अपने आप को ये गिनते हैं कि हम 100% प्लेसमेंट देते हैं। अगर बच्चा हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो वो चला जाता है, तो वो हमारी प्लेसमेंट से माइनस हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास डिमांड की कोई कमी नहीं है। जो भी बच्चा आता है हम उसको जॉब ऑफर कर सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट का जो है प्रावधान? हाँ, कैंपस प्लेसमेंट में जैसे कि आपने सुना ही होगा कि कैंपस इंटरव्यू होती है। हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे इंटरव्यू की भी नहीं ज़रूरत पड़ती। हमारे बच्चे डायरेक्ट इंडस्ट्री वाले ले जाते हैं कि जस्ट वो हमारा डिप्लोमा किया होना चाहिए, वो उनको जॉब मिल जाती है। सर, ये डिप्लोमा ड्यूरेशंस की मैं बात करती हूँ, तो जो ड्यूरेशंस हैं वो कितने से कितने मंथ्स की रहती हैं? जैसे कि पॉलिटेक्निक, आप वर्ड सुना होगा, पॉलिटेक्निक में 3 साल में डिप्लोमा होता है। हमारे पास भी जहाँ पर जो डिप्लोमा होता है वो 3 साल में ही होता है।
इसमें भी लेटरल एंट्री है। जो जो +2 कर चुके होते हैं बच्चे, उनको हम डायरेक्ट जो है सेकंड ईयर में एडमिशन देते हैं और उनके लिए डिप्लोमा जो है 2 साल का है। और जो 10वीं के बाद में हमारे पास बच्चे अपीयर होते हैं, उनके लिए जो डिप्लोमा है वो 3 साल का है। अगर इस विषय के बारे में अधिक जानकारी चाहिए किसी को, तो वो उसके लिए क्या कोई वेबसाइट है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है, काइंडली बताएं। सीपेट की वेबसाइट है www.cpet.gov.in। तो ये हमारा वीडियो भी अभी रन होगा, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे, वहाँ पर एडमिशन के लिए भी क्लिक करेंगे, हेल्पलाइन नंबर भी है, और सीपेट के बारे में और प्लास्टिक्स के बारे में और हर एक सेंटर के बारे में वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा हम सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं कि वो हमारा सेंटर है बद्दी में, जो कि झार माजरी में स्थित है, वहाँ पर विज़िट करें, वो हमारे को जानें, हमारी फैसिलिटी को देखें और वहाँ पर देख के डिसाइड करें कि वो यहाँ पर आके कैसे आगे तरक्की कर सकते हैं। ओके, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो भी ऑनलाइन ही हो जाएगी? ऑनलाइन भी हो जाएगी और ऑफलाइन भी, जैसे वो चाहें। हेल्पलाइन नंबर कोई है सर? हेल्पलाइन हमारी वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर है बहुत सारे, वो आप वहाँ से लिया जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसमें इन कोर्सेज़ को, तो इनको थोड़ा एक्सपेंड करके आप बता सकते हैं कि किस तरीके के कोर्सेज़। एक ये भी बात है ना सर कि इतना ज़्यादा डिमांड में ये सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे की मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि ज़्यादातर लोगों तक ये अवेयरनेस नहीं है कि ये कोर्स करने के बाद उनको इतनी जल्दी जो है जॉब मिल जाएगी, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है। सभी के माइंड में यही रहता है कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, यही लोगों के दिमाग में आता है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं, इसीलिए हमारे तक बच्चे नहीं पहुंच पाते। और अवेयरनेस की कमी के कारण ही आज की डेट में हमारे तक जो है बच्चे कम से कम आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा अवेयर हों। हाँ, ये दूरदर्शन के माध्यम से ही हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारे तक पहुँचें और तरक्की के रास्ते पे चलें। सर, अभी मैं इनकी कोर्सेज़ के बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे जानना चाहूँगी। प्लास्टिक इंजीनियरिंग में जैसे आपने पहले बताया था 3 तरीके के कोर्सेज़ हैं जो कि डिप्लोमा में करवाए जाते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में काइंडली बताएं। जैसे कि हमारा एक कोर्स है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी ऐसा कोर्स है जिसमें हम सेकेंड ईयर में जाके प्रोफेशनल जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है पढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में ब्रश है, ब्रश कैसे बनता है और उसके लिए कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए कौन सा मटेरियल लगता है, वो सारी जानकारी हम उसमें देते हैं। ऐसे ही स्विचेस हैं, ऐसे ही आपकी बकेट है, टम्बलर्स हैं, ये कैसे बनते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम बनाते हैं वहाँ पर। ऐसी चीज़ें ब्रश नहीं बनाते, लेकिन मिक्सर के पार्ट्स हैं वो हम बनाते हैं वहाँ पर, और यूटेंसिल्स हैं उनको हम बनाते हैं, फैंस हैं उनके पार्ट्स बनाते हैं हम, और वो बच्चे वहाँ पर आके देखते भी हैं, लर्न भी करते हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, और वो 2 साल जो अगले होते हैं उनमें इसका एक्सपोज़र होता रहता है और उनको प्लास्टिक टेस्टिंग भी आती है, उनको प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, प्लास्टिक मटेरियल की नॉलेज भी आती है। तो वो सारे का सारा सीख के इंडस्ट्री में जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा कोर्स है वो डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, ये DPMT कोर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भी प्रोडक्ट हमारे को बनानी है, जैसे कि हमने स्विच बनाना है तो स्विच के लिए हमारे को मोल्ड बनाना पड़ेगा। जैसे हमने प्लास्टिक के स्पीकर्स बनाने हैं तो उसके लिए हमारे को मोल्ड बनाना पड़ेगा। वो मोल्ड कैसे बनता है, वो हमारे पास फुल फ्लेज्ड टूल रूम है जिसमें हम CNC मिलिंग, CNC लेथ, CNC EDM, CNC वायर कट और कन्वेंशनल मशीनों के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, और ऑटोकैड, प्रोई, कैटिया, इन जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, जिनको लर्न करके प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं बच्चे। उसके बाद मोल्ड डेवलप करते हैं, वो मोल्ड जो है हमारी प्रोसेसिंग शॉप फ्लोर में जो है टेस्ट होते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्शन होती है, और वो जो प्रोडक्शन होने के बाद मटेरियल निकलता है उस मटेरियल को हम टेस्टिंग में भेजते हैं जहाँ पर उसकी क्वालिटी कंट्रोल होती है। ये पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे ये डिप्लोमा के बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेने के बाद लर्न करते हैं।
जो तीसरा कोर्स है हमारा वो है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग। ये बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड रहती है। जो 10वीं के बाद में 3 साल का कोर्स करके बच्चे गए होते हैं उनकी एज बहुत कम होती है और उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र टाइप का बंदा, जो आज की डेट में इंडस्ट्री में फोरमैन बोलते हैं, जहाँ प्लास्टिक इंजीनियर, उसको इंजीनियर का ही वहाँ पर हमेशा जो है डेजिग्नेशन मिलता है। और जो डिप्लोमा करते हैं इनको भी इंजीनियर का ही जो है डेजिग्नेशन मिलता है, प्लास्टिक इंजीनियर्स का। तो वो जो पूरी प्लांट को मैनेज कर सके ऐसे बच्चे जो हैं वो बीएससी करके जो 2 साल का हमारे पास कोर्स करते हैं तो वो वहाँ पर जाके ट्रेनिंग लेते हैं। प्रोसेस उनका भी सेम ही है, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट नॉलेज रहता है वो 10वीं वाले बच्चों से थोड़ा डीप होता है। तो क्या हम ये मान करके चलें कि डिप्लोमा जो है किसी भी स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है अगर उसने जॉब अपनी पानी है या फिर स्किल एक तरीके से अपना डेवलप करना है, अपना कोई काम शुरू करना है, क्या ये इसके लिए हेल्पफुल है डिप्लोमा? आने वाले टाइम में स्किल की बहुत ज़रूरत है और स्किल से ही, अगर हमारे पास सिर्फ पढ़ने से कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकती, हमारे पास स्किल होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो जो हमारे डिप्लोमा लेवल के बच्चे रहेंगे उनमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की स्किल रहती है। वो कोई भी प्रोडक्ट को खुद बना सकते हैं, वो चाहें तो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, खुद इंडस्ट्री सेटअप कर सकते, क्योंकि वो इस सारे प्रोसेस से गुजर के जाते हैं। सीपेट के अंदर उनको हर एक काम के लिए वेलकम किया जाता है। हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री चालू करें। जैसे कि हमारे पास जितनी भी मशीनें हैं वो सारी इंडस्ट्रियल स्केल की मशीनें हैं। तो अगर कोई बच्चा चाहे कि मेरे को अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो जस्ट वो अपनी प्रोडक्ट डेवलप करेगा, मोल्ड डेवलप करेगा, हमारे पास प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद उसको सेल करेगा। उसके बाद में जब भी चाहे वो अपनी पैसों से जाए गवर्नमेंट की मदद से मशीन लगाए और इंडस्ट्री में सेटअप हो जाए। तो कुल मिलाकर के अगर किसी ने इसकी और ज़्यादा स्टडीज़ करनी है और ज़्यादा पढ़ाई करनी है अपनी परफेक्शन के लिए, तो वो आफ्टर डिप्लोमा क्या स्कोप्स रहते हैं सर? जैसे कि सभी जगह यह है कि डिप्लोमा के बाद आप बीटेक में लेटरल एंट्री में जा सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास भी डिप्लोमा है और वो भी बीटेक में लेटरल एंट्री में हमारे ही कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। हमारे 8 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर हमारी प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो है एंड प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग जो कोर्सेज़ हैं चलते हैं। हमारे बच्चे वहाँ पर सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं डिप्लोमा वाले और वो बीटेक कर सकते हैं। अगर वो उससे भी आगे कोई जाना चाहता है तो उन्हीं जगह पे हमारे एमटेक के कोर्सेज़ हैं, वो एमटेक के कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकता है। अगर उससे भी आगे जाना चाहता है तो हमारे पास ही पीएचडी करवाने का प्रावधान है। हमारे 3 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर हम पीएचडी करवाते हैं और वो पीएचडी करके सेटल हो सकते हैं। मतलब कोई भी एक सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ डिप्लोमा से लेके पीएचडी लेवल हो, अलग अलग सेंटर्स में जो हैं अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एक जगह डिप्लोमा, एक जगह बैचलर और एक जगह मास्टर्स। हाँ जी, इस तरह से ही होता है ऑल ओवर इंडिया ये कोर्सेज। अच्छा, अब अगर इस इंडस्ट्री में मैं वर्किंग आवर्स की मैं बात करती हूँ कि इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होना या फिर काम करना कितना मुश्किल होता है या कितना वर्किंग आवर्स रहते हैं, तो उसके बारे में इनिशियली वैसे तो इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं कि 8 घंटे ही काम करना होता है, ठीक है। लेकिन कई जगह आपको 12 घंटे की शिफ्ट भी मिल जाएगी और उसका उनको पैसा मिलता है, ओवर टाइम का पैसा मिलता है। तो वो इंडस्ट्री के सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है। लेकिन शुरू में पहला 1-2 साल जो है हार्ड वर्क रहता है, लेकिन उसके बाद में जब वो सेटल हो जाते हैं, वो एक तो यूज्ड हो जाते हैं, दूसरा उनको सैलरी पैकेज इतना अच्छा मिलना शुरू हो जाता है कि वो अपने आप ही उस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरा यहाँ आता है, वो ये है कि ये जो इंजीनियरिंग है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, इसमें लड़कियों का कितना रेशियो रहता है बॉयज़ के कंपैरेटिवली? हमारे पास बहुत कम लड़कियाँ जो है एडमिशन के लिए आती हैं, तो बहुत ही कम, मतलब एट प्रेजेंट हमारे पास 2 ही लड़कियाँ हैं और हम चाहते हैं कि लड़कियों की गिनती बढ़े, क्योंकि लड़कियां भी उतना ही इस इंडस्ट्री को योगदान दे सकती हैं जितना लड़के दे रहे हैं। प्लास्टिक टेस्टिंग एक ऐसा फील्ड है हमारा जहां पर लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्वालिटी कंट्रोल ऐसा फील्ड है जहां पर बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऑटो कैड है और मतलब कैड बेस्ड जो इंजीनियरिंग बेस्ड है, CEA बेस्ड जो भी प्रोग्राम्स हैं हमारे, उसमें लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है। वो लड़कियां आके उसमें आराम से काम कर सकती हैं और इंडस्ट्री में अच्छे से सेटल हो जाती हैं।
अच्छा, तो ये लड़कियों का जो रेशियो है वह काफ़ी हद तक कम है, उसके पीछे सर आप वजह क्या मानते हैं? वजह एक ही है कि अवेयरनेस की कमी है। बस अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो लोग इसकी तरह अट्रैक्ट होते कहीं जाएंगे। इसके पीछे ये रीज़न तो नहीं है कि इसमें वर्किंग आवर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और इस वजह से शायद लड़कियां कहीं पीछे हटती हैं, इस नहीं, तरीके से लड़कियों के लिए कहीं पर भी जो भी क्वालिटी कंट्रोल की जॉब रहती है उसमें वर्किंग आवर्स हमेशा 8 घंटे ही नॉर्मल रहता है और लड़कियों के लिए सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में से किस सेक्टर पे आपको लगता है कि ये कोर्स करने के बाद जो है या प्लास्टिक इंजीनियरिंग के बाद जो है स्कोप ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा स्कोप इसका प्राइवेट सेक्टर में ही है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर ही ग्रोइंग सेक्टर है आज की डेट में और गवर्नमेंट सेक्टर में इसका स्कोप कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे जो है गवर्नमेंट सर्विस में जा नहीं सकते। डिप्लोमा करके जैसे दूसरे बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, हमारे बच्चे भी जा सकते हैं। जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है गवर्नमेंट का वो पूरा करेंगे तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन सैलरी पैकेज का अगर देखेंगे तो जो ग्रोथ प्राइवेट इंडस्ट्री में है वो ग्रोथ आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं ले पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। आज की डेट में जो 2000 सन में मेरे ही स्टूडेंट पास आउट हुए थे वो मोर देन 5 लाख के पैकेज में हैं। ओके, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि आज इस खास पेशकश या मैं कहूँ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर एंड हेड सीपेट डॉक्टर यूपी सिंह जी डेरी हिमाचल पर, जिसमें इन्होंने हमें जानकारी दी प्लास्टिक इंजीनियरिंग की कि किस तरीके से आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग करके अपना करियर सेट कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।